Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Nadeem, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. देखिए, this is lecture number 4, chapter number 2, vector state equilibrium. Today we are going to study Cartesian coordinate system. Yeah, this is also called rectangular coordinate system. इसका क्या मतलब है, इसकी तरफ हम आ रहे हैं, लेकिन याद रखिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज अ बेसिक टॉपिक. ठीक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को हम कम से कम इसी चैप्टर में 3 दफ़ा अप्लाई करेंगे. ठीक है, और वैसे टू द फिजिक्स विल बी अप्लाइंग दिस टॉपिक. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. तो बिल्कुल नेक्स्ट बैठे और देखिए कि इसका क्या है. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, याद रखिए ये एक साइंटिस्ट था, बल्कि मैथमेटिशियन था, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था. उसका नाम था रेनी डेस्कार्ट. ठीक है, अगर आप यहाँ से ये डेस हटा दें तो कार्ड रह जाता है. ठीक है, इस वजह से इस सिस्टम को या इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन रेनी डेस्कार्ट से लिया गया है. इट इज द नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन. ठीक है, जो तकरीबन 1596 से लेकर 1650 तक था. ठीक है, यानी इसमें पैदा हुआ था और इसमें तक ही वाज लाइफ. तो इसे हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन क्यों कहते हैं? बिकॉज़ दिस इज द नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं? इसकी तरफ मैं आ रहा हूं, लेकिन याद रखिए इसे इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू. इसका मतलब है या 3 mutually perpendicular axes. Mutually perpendicular axes. Mutually perpendicular का मतलब है आपस में perpendicular. Mutual लफ्ज़ का मतलब है आपस में perpendicular. और perpendicular means x y plane each other, comma intersecting each other एक a particular point. ये axes या अगर 2 है या 3 है, एक दूसरे को एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टच करती है, इंटरसेक्ट करती है. और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑरिजिन. वेयर द पोजीशन ऑफ अ बॉडी. पोजीशन ऑफ अ बॉडी. पोजीशन का मतलब है कि वेयर इज द बॉडी. पोजीशन का मतलब है वेयर इज द बॉडी, या a point may be determined with respect to the origin. ऐसे सिस्टम को, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. रेक्टेंगुलर ऐसे क्यों कहते हैं? इसकी तरफ आ रहे हैं. याद रखिए हमारे पास एक होता है प्लेन. चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, लेकिन जो न्यू कमर है वो जरा देखिए प्लेन का क्या मतलब है. देखिए, लुक इट. सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर सरफेस. ठीक है, हमारे पास अगर ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस. ठीक है, तो इस y एक्सिस और इस एक्सिस के दरमियान में ये जो जगह है, ये जो प्लेस है, दिस इज कॉल्ड प्लेन. यानी प्लेन का मतलब है 2 डायमेंशनल प्लेस. दिस इज प्लेन. प्लेन ऐसे प्लेस को कहते हैं जिसे z एक्सिस की जरूरत नहीं है, जिसे z एक्सिस की जरूरत नहीं है. मसलन अगर आप सिर्फ इससे ये एक पेज ले लें, फिर भी इट इज द सेम प्लेन. और अगर आप ये पूरी नोटबुक ले लें, इट इज द सेम प्लेन. आप ये z एक्सिस ज़्यादा करें, इट डजंट मैटर, इट इज द सेम प्लेन. तो प्लेन का मतलब है 2 डायमेंशनल प्लेस, यानी जिसे सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस की जरूरत हो, जिसे हम कहते हैं प्लेन. प्लेन मीन्स 2 डायमेंशनल प्लेस. और स्पेस का मतलब है 3 डायमेंशन. मसलन ये रूम है. सपोज अगर आप कहते हैं ये x एक्सिस है, वो y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो इन तीनों
दोनों एक्सिस के दरमियान में जो जगह है दिस इज कॉल्ड स्पेस। स्पेस और प्लेन में क्या फर्क है? स्पेस इज 3 डायमेंशन और प्लेन इज 2 डायमेंशन। इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम प्लेन के लिए होगा, और अगर 3 लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो सिस्टम स्पेस बेस्ड। तो 3D का मतलब है स्पेस और 2D का मतलब है प्लेन। अच्छा देखिए, अब हमारे पास देखिए ये अगर एक प्लेन सपोज अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो दिस बोर्ड इज अ प्लेन। अगर आप इस बोर्ड की थिकनेस को कम करें या ज्यादा करें, इस प्लेन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज अ प्लेन। कार्टेशियन ने क्या किया, या रेनी डेस्कार्ट ने क्या किया, ही वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। उसने क्या किया, उसने इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंड ही कॉल्ड दिस, लेकिन इसको इसने कहा एक्स डैश और दिस इज वाई डैश, और ये जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन रिप्रेजेंटेड बाय O। इस O का मतलब है ऑरिजिन, इस O का मतलब ऑब्जर्वर है, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है। देखिए रेनी डेस्कार्ट ने इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अंडरस्टैंड? यस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब है जहां से किसी चीज की इब्तिदा हो जाती है। इब्तिदा अगर आपने किसी ने उर्दू में मैट्रिक किया है, तो उर्दू की चार मैट्रिक करें, उर्दू में अगर किसी ने मैट्रिक किया है, उर्दू में इस ऑरिजिन, इस पॉइंट को कहते हैं मबदा। मबदा उस जगह को कहते हैं जहां से किसी चीज की इब्तिदा हो जाती है। इसे ऑरिजिन या मबदा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से ये लाइन भी ओरिजिनेट हो रही है, ये लाइन भी निकल रही है, ये लाइन भी निकल रही है, और ये लाइन भी निकल रही है। इसे कहते हैं मबदा, इसे कहते हैं ऑरिजिन। जिस तरह आप कहते हैं मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहाँ पर सजदा लगाया जाता है। मशरब उस जगह को कहते हैं जहाँ पर चीज पी ली जाती है, पीने की जगह। तो मबदा उस जगह को कहते हैं जहाँ से किसी चीज की इब्तिदा हो जाती है। इस पॉइंट को हम मबदा या ऑरिजिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 4 लाइन जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। अब अगर ये स्पेस में आप ड्रॉ करते हैं, तो हम 3 लाइंस एक दूसरे को कोड करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट है, याद रखिए इस पार्ट को we call first quadrant. This is called first quadrant. ठीक है? क्वाड्रेंट कहते हैं 1/4 पार्ट को, ठीक है ना? अगर किसी ने उर्दू में मैट्रिक किया है, इसे कहते हैं उर्दू वाले इसे कहते हैं पहला रबा लफ्ज़ अरबाज होता है। अरबा का मतलब इच्छा, रबा कहते हैं 1/4 पार्ट को। सबोरन इसे का रबा यानी क्वाड्रेंट को। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है रुम्बाने सबोरमा हिस्सा। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट यानी दूसरा 1/4 पार्ट। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? अब आप लोग देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट देखें तो याद रखिए दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन है। अगर आप लोग ये लेते हैं दिस इज कॉल्ड एक्स डैश वाई प्लेन, और अगर आप ये लेते हैं एक्स डैश वाई डैश, दिस इज कॉल्ड एक्स डैश वाई डैश प्लेन, और दिस इज कॉल्ड एक्स वाई डैश। अब हम कुछ कन्वेंशंस
देखते हैं, इसके लिए कुछ कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल लुक एट, अगर आप लोगों के पास कोई बॉडी या पॉइंट यहाँ पर है, इधर है, सही है, और आपसे पूछे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस बॉडी, यानी वेयर इज दिस बॉडी, तो आप मुझे ये बताएंगे बॉडी कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब ये है कि ये बॉडी या ये पॉइंट, ठीक है, इस ऑरिजिन से अलोंग एक्स एक्सिस पे इतना दूर है, और आप देखिए अलोंग वाई एक्सिस पे इतना दूर है। तो बी से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट से जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास है x और दिस इज y। इसका ये मतलब है कि ये जो पॉइंट है इस ऑरिजिन से अलोंग x एक्सिस कितना दूर है? x यानी x पर, और y कितना दूर है? y। अब मसलन ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, तो यू विल फाइंड हियर 3 and 4। अब 3 and 4 का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये इस ऑरिजिन से 3 सेंटीमीटर अलोंग x एक्सिस पे है और 4 सेंटीमीटर अलोंग y। तो इस पॉइंट के जो मेंबर्स हैं ये हमारे पास है x एंड y। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, ये जो पॉइंट है x एंड y, इसके दो मेंबर्स हैं, क्लियर? ये जो फर्स्ट मेंबर है इसे हम कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा या एब्सिसा, और ये जो सेकंड है दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। आपने मैट्रिक के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब है दो, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि इसमें हमेशा x पहले होगा और y बाद। अगर आप इसको इधर y लेते हैं और इधर x लेते हैं तो ये बराबर नहीं है। दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर। इसके पहले मेंबर को वी कॉल एब्सिसा और सेकंड को वी कॉल ऑर्डिनेट, और इन दोनों को या अगर तीन है फिर इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। को लफ्ज हम दो से ज्यादा या एक से ज्यादा भी नहीं यूज करते। इस फर्स्ट मेंबर को वी कॉल एब्सिसा, सेकंड को वी कॉल ऑर्डिनेट, दोनों को वी कॉल कोऑर्डिनेट्स। इसी वजह से इस सिस्टम को वी कॉल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स है x और y, these are giving us information regarding the position of the body या point in plane। शाबाश, क्लियर? अच्छा देखिए, अब इसके लिए कुछ कन्वेंशन हैं। कन्वेंशन चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था कि कन्वेंशन का मतलब है कन्वेंशन हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन हो। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में जहाँ पर कन्फ्यूजन आ जाता है तो फिर वहाँ पर हम कन्वेंशन यूज करते हैं। सही है? मसलन देखो, ये स्ट्रीट्स में अक्सर ये बच्चे खेलते हैं, मसलन क्रिकेट खेलते हैं, तो ज़्यादा प्लेस नहीं होता, जगह जो है वो इतनी ज़्यादा खुली नहीं होती, तो वो बच्चे खुद डिसाइड करते हैं कि फलां तरफ के साथ अगर बॉल टच करे तो सपोज दिस विल बी 4 रन्स, दीवार के साथ बॉल टच करे तो दिस विल बी सपोज 6 रन्स। ये कन्वेंशनल डिसीजन है। अब अगर एक बच्चा बाहर से आ जाते हैं और वो कहते हैं मैंने खेलना है लेकिन ये मैं नहीं मानता, दरख्त के साथ टच करे तो दिस विल बी 6 रन्स और दीवार के साथ टच करे तो दिस विल बी 4 रन्स, तो व्हाट विल हैपन? झगड़ा मत जोड़िए, देयर विल बी कन्फ्यूजन। इस कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए all the kids, all the children should take a single decision. इस single decision को फिजिक्स में या साइंस में कन्वेंशन। तो कन्वेंशन ये है, कन्वेंशन हमारे पास ये है कि अगर एक पॉइंट या बॉडी या वेक्टर, टॉकिंग अबाउट द वेक्टर्स,
अगर एक वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिए इस तरह है, मसलन दिस इज अ वेक्टर, ये वेक्टर आप देखिए कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो प्लेन का मतलब है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, अगर स्पेस में है तो थ्री कंपोनेंट्स। तो आप देखिए एक इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, एक इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, लेकिन फिलहाल हम इसको वेक्टर ना, हम इसको सिंपली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बाद में हम वेक्टर्स की तरफ आ रहे हैं। ये डिस्टेंस हमारे पास आर है और ये एंगल हमारे पास थीटा है, एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो प्लीज रिमेंबर, नंबर 1 कन्वेंशन नंबर 1 ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, यानी अगर एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में या वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में या बॉडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम x पॉजिटिव लेते हैं, y भी पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, जिसका मतलब है पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मसलन एमसीक्यूज में इस तरह है कि the point suppose 3 and 5 lie in which of the following quadrants? Then we usually first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, तो first quadrant। कहाँ से पता चलता है? Signs। So these are conventional signs। याद रखिए, अगर कोई पॉइंट या बॉडी सेकंड क्वाड्रेंट तो फिर देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, अगर सेकंड में है x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव हमें क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन। अगर एक वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में या पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव, फिर x क्या होगा? नेगेटिव, y क्या होगा? नेगेटिव। मसलन बॉडी इधर है, इसका x कंपोनेंट और y दोनों नेगेटिव, सही है? यस। और याद रखिए नंबर 4, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास ये क्वाड्रेंट, देखिए x इज पॉजिटिव और y इज नेगेटिव। पहले हम x लेते हैं या x डैश और फिर y, बिकॉज़ दिस इज एन ऑर्डर हियर। आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते सराश। तो इसमें पहला क्या होगा? पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो ये चार कन्वेंशन है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, और इसमें x पॉजिटिव उल्टा विषय और y नेगेटिव। ये चार कन्वेंशन है, लेकिन दो और कन्वेंशन है। एक कन्वेंशन ये है कि अगर एक वेक्टर, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं, क्लॉकवाइज, बल्कि पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए जो हमारे पास थीटा है, इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। यस, ठीक है। अगर वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो थीटा इज टेकन टू बी पॉजिटिव। ये कन्वेंशनल साइन है। और अगर कोई वेक्टर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज ये रोटेशन करते हैं, थीटा जो है वो हम मसलन इस तरह, देखिए ये हमारे पास है x डैश, y डैश, एंड दिस इज द ऑरिजिन, ठीक है। इधर देखिए, अब मुझे ये बताएं, अगर ये वेक्टर इधर है, शाबाश, ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? जीरो। ये वेक्टर है, ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? जीरो। अगर आप इसे इस तरह रोटेट करें, इस तरह,
याद रखिए दिस एंगल इज टेकन टू बी ऑफ Anti-clockwise. अब मसला देखिए एंटी क्लॉकवाइज नहीं है इस तरह रिप्रेजेंट इस एरो हेड का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज अगर ये एंगल 30 है तो आई राइट 30 लेकिन अगर आप इस वेक्टर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें इस तरह तो फिर ये जो एंगल देखिए इस एरो का मतलब है क्लॉकवाइज देन दिस इज -30 तो -30 का मतलब है क्लॉकवाइज और +30 का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज तो अगर कोई वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो थीटा इज टेकन टू बी पॉजिटिव क्लॉकवाइज में रोटेशन करता है तो these are the 6 conventions which are to be used ये हम बार-बार यूज करते हैं अच्छा अब आप लोग देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं ये इसे रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं तो लुक एट द कांसेप्ट देखें ये हमारे पास है x x dash this is y y dash ठीक है और this is the origin for example अगर एक वेक्टर इधर है आप मुझे ये पता है ये वेक्टर कौन से प्लेन में है कौन से क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन से प्लेन में है एक्स वाई प्लेन अच्छा अब आप बताइए इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हैं दो ये वेक्टर ना एक्स एक्सिस में है और ना वाई में इसके दो कंपोनेंट्स हैं तो हमारे पास इसका एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये या इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट ये है क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर आप इस वेक्टर के साथ ये वेक्टर ऐड करें यू आर गेटिंग दिस Yes, sir. Commutator. और अगर इसके साथ ये ऐड करें यू आर गेटिंग द सेम Yes, sir. अब आप मुझे ये बताएं व्हाट इज दिस इज अ रेक्टेंगल दिस इज अ Rectangle. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये है कि आमने सामने साइड्स बराबर होंगे और जो सारे एंगल्स हैं दे विल बी 90 दिस इज अ रेक्टेंगल देखिए अब इस रेक्टेंगल यानी इस वेक्टर का या इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं एक है x और एक है y अगर आप कहते हैं कि दिस डिस्टेंस इज सपोज x और दिस डिस्टेंस इज y क्लियर Yes. तो आप लोग देखिए these coordinates are also from rectangular coordinates why because they are making the sides of a rectangle अब अगर ये स्क्वायर है तो फिर भी एंगल्स आर 90 we call them rectangle इसे rectangular coordinates कहते हैं because these coordinates are making the sides of a rectangle तो कार्टेशियन coordinates का दूसरा नाम है Rectangular. Yes. Yes, sir. अच्छा अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर इधर एक बॉडी अब जरा गौर से देखिए इधर एक बॉडी और इधर दो स्टूडेंट्स खड़े हैं दो ऑब्जर्वर्स खड़े हैं दो का मतलब है ऑरिजिन या ऑब्जर्वर मसलन यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी अगर आप इस स्टूडेंट ए से पूछें व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट या व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस बॉडी यानी वेयर इज दिस बॉडी ये स्टूडेंट कहते हैं कि पहले आई विल गो अलोंग एक्स एक्सिस एंड देन आई विल गो अलोंग वाई एक्सिस एंड आई विल गेट दिस पॉइंट आई विल रीच दिस पॉइंट ये स्टूडेंट कहते हैं कि पहले आई विल गो इन दिस डायरेक्शन then I will go in this direction and I will get the point. ये दूसरा कहते हैं forget about x and y. ये स्टूडेंट कहते हैं forget about x and y. मैं इस तरह नहीं जाता। ये कहता है कि मैं इस एक्सिस के साथ एक पार्टिकुलर एंगल बनाकर स्ट्रेट लाइन में जाता हूँ। ये जो ऑब्जर्वर नंबर 2 है, स्टूडेंट नंबर 2 है,
ये कहता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y नहीं है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से r एंड थीटा। इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स है, एक है r, r का मतलब है कि इस r रीजन से ये पॉइंट कितना दूर है, लेकिन इस r के लिए थीटा मस्ट है, क्योंकि ये थीटा अगर आप थोड़ा सा ज्यादा बना लें यू विल मिस द पॉइंट, अगर आप इस थीटा को थोड़ा सा कम बना लें यू विल मिस द पॉइंट। इसका मतलब है कि इस पॉइंट को अगर आप लोकेट करना चाहते हैं कि ये xy प्लेन में है, तो यू विल नीड r एंड थीटा या यू विल नीड x एंड y। तो याद रखिए ये जो x और y these are called Cartesian coordinates या rectangular coordinates, और ये जो r और थीटा है इनको हम कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर पोल लफ्ज़ का यहाँ पर मतलब है एंगल। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स इसी वजह से कि ये डिपेंड करते हैं r एंड थीटा। थीटा मींस एंगल यानी पोलर, therefore these are called polar coordinates। लेकिन अब हमने क्या करना है, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट करना है। We are going to derive some equations, और वो इक्वेशन हमें ये बता सकेंगे कि अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स का पता है तो you will be able to determine Cartesian, और अगर Cartesian कोऑर्डिनेट्स का पता है you will be able to determine polar। तो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के साथ रिलेट करते हैं, सही है? शाबाश। इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं। We are going to study the relation between Cartesian and its polar coordinates। Shabash। Relation between Cartesian and polar coordinates। अच्छा देखिए, शाबाश। फॉर एग्जाम्पल से थोड़ा सा दोबारा बना रहा हूँ। This is y, y dash. This is x, x dash. Or this is y, y dash. This is the I। अच्छा आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर एक वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, अगर एक वेक्टर के तरह या वेक्टर की अगर आप बात नहीं करते फिलहाल कोई कंसीडर आप पॉइंट है, तो आप बोलते हैं कि इस पॉइंट के एक कोऑर्डिनेट से x और y और दूसरे ये r और थीटा। दिस इज r एंड दिस इज थीटा। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y। सपोज अगर आप इस पॉइंट को q लेते हैं, तो सपोज दिस इज q एंड दिस इज द r। तो आप देखिए OPQ, दिस इज a right angle triangle। OPQ क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो आसान सा कैलकुलेशन में आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है। अगर मैं इस तरह कि इन ट्रायंगल OPQ व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। Yes, तो व्हाट इज बेस? X, This is OQ and the hypotenuse is OP, OP. So I can write OQ is equal to OP and this is constant. Let this is equation number 1. उस triangle से मुझे बताएं what is OQ? This is X. What is OP? R, This is R. यहाँ पर पुट करें X is equal to R
into cos theta. This is a relation between polar and rectangular coordinates. इस इक्वेशन का ये मतलब है कि अगर आपको सपोज न्यूमेरिकल में या एमसीक्यूज में r और थीटा गिवन है, यहाँ पर r और थीटा के वैल्यूज पुट करें तो यू विल गेट x। ठीक है, सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल में आप sin थीटा लेंगे तो sin थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर Divided by hypotenuse. So what is perpendicular? PQ divided by OP. So I can write PQ is equal to OP into sin theta. This is equation number 3. What is PQ? What is PQ? Y. Y. What is OP? X. R. R. यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो y is equal to r into sin. This is the equation number. तो याद रखें ये जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 है, they relate basically the polar and rectangular coordinates. They relate polar and rectangular coordinates. इन दोनों रिलेशंस का या इक्वेशन का फायदा ये है कि अगर आपको r और थीटा का पता है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करें y आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो x आ जाएगा। अब मसलन एमसीक्यूज में आ जाए कि द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट r, मसलन लिखा है 3 and 30 डिग्री एंगल, यानी r 3 है, 3 सेंटीमीटर है, मीटर है, व्हाटएवर इट मे बी, और एंगल 30 है। द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स विल बी, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, तो आप यहाँ पर 3 पुट करें, यहाँ पर 30 पुट करें, cos 30 ले ले, 3 से मल्टीप्लाई करें, x आ जाएगा। यहाँ पर sin 30 ले ले, 3 से मल्टीप्लाई करें, y आ जाएगा। तो आप नीचे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। तो इन इक्वेशंस के जरिए हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर सकते हैं। अब हम ए से दो इक्वेशन डेराइव करना चाहते हैं कि अगर आपको x और y का पता है तो आपको r और थीटा डिटरमिन कर सकते हैं। तो वो कैसे डिटरमिन करेंगे? शाबाश, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? देखें इस तरह, look at, now we are going to play some mathematical game. वो गेम ये है कि हमारे पास x बराबर है r cos theta, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और y बराबर है r sin theta, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। x और y का हमें पता है, we are interested in r and theta। इन दो इक्वेशन से किसी तरीके से हम r और थीटा डिटरमाइन करते हैं। तो मैथमेटिक्स हमें बताती है, मैथमेटिक्स सेज कि आप ऐसा करें कि इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो और फिर ऐड करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? r। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर लें और ऐड करें, ये मैथमेटिक्स बता रही है, तो यू विल गेट r। और अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करें तो यू विल गेट थीटा। तो देखें, आप ऐसा करें, स्क्वायरिंग, पहला स्टेप है स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसका स्क्वायर ले लो, आई विल राइट इस साइड का भी स्क्वायर ले लो और इस साइड का भी स्क्वायर ले लो। तो ये मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर, और ये स्क्वायर r के ऊपर भी है, cos के ऊपर भी है, I write r squared and this is a cos squared. This is the equation number 3. और similarly अगर आप इसका स्क्वायर करें तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ y squared is equal to r squared into sin squared theta. This is equation number 4. What is the next step? Adding. इन दोनों को ऐड करें, adding equation number 3 and 4. शाबाश। याद रखिए एडिशन, इक्वेशन का जो एडिशन है इसके लिए मेथड ये है कि राइट हैंड साइड राइट के साथ और लेफ्ट के साथ। ठीक है, दिस विल बी आवर बेसिक प्रिंसिपल थ्रू आउट द फिजिक्स। तो जब आप दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो
मेथड ये है कि लेफ्ट के साथ और राइट Right. के साथ। अगर आपने लेफ्ट राइट के साथ ऐड किया और राइट को लेफ्ट के साथ तो भरा, सही है? Yes. तो इसको इसके साथ ऐड करो, इसको इसके साथ, राइट के साथ ऐड करो, एक्स के साथ, ठीक है? सॉरी, लेफ्ट के साथ, ये दोनों ऐड करो। तो ये दोनों लेफ्ट साइड्स को, सॉरी राइट साइड्स को मैं ऐड करके लेफ्ट साइड पे लेकर आऊँ, बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन आर। तो आर स्क्वायर cos square theta plus r square sin square theta is equal to x squared plus y squared। इन दोनों में कॉमन क्या है? R square. r square। अब देखिए r square कॉमन ले लेंगे, तो अगर आप r square कॉमन ले लें दिस में cos square theta plus sin square theta, and this is x squared plus y squared. What is cos square theta plus sin square theta? 1. 1, yes, sir. From your metric, trigonometry mathematics, this is 1. Therefore, r squared multiplied by 1 is equal to x squared plus Y squared. r squared multiplied by 1, r squared is equal to x squared plus y squared। शाबाश। अब किस चीज में इंटरेस्टेड है? आर। तो आप मुझे ये बताइए इस इक्वेशन के साथ क्या करेंगे? आर टेन स्क्वायर रूट। मैथमेटिक्स बता रही है कि आप लोग इस इक्वेशन के दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लें। तो देखें ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल और ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि दरमियान में प्लस है। जब इधर प्लस हो या माइनस हो तो फिर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं। तो इधर आ जाएगा r और इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सर इस इक्वेशन का फायदा ये है कि अगर आपको x और y का पता है तो यू कैन डिटरमिन r। What are x and y? What are x and y? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। अगर आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का पता है तो यू कैन डिटरमिन द पोलर कोऑर्डिनेट। नाउ हम थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप ऐसा करें, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो। देखिए अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करें तो ये थीटा आ जाएगा, और आपको पता है r is theta to be called polar coordinates। तो इसका देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। तो याद रखिए इक्वेशन के डिवीजन का भी मेथड ये है, लेफ्ट साइड लेफ्ट से और राइट Right. से। अब ऐसा करें कि राइट को राइट से डिवाइड करो लेफ्ट साइड पे देखो, बिकॉज़ वी आर इंटरेस्टेड इन थीटा। So I write r sin theta divided by r cos theta is equal to y by x। ये r के साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा sin theta divided by cos theta and this is y divided by x। सही है? What is sin theta by cos theta? What is this? Tangent theta. Tangent theta। Yes, sir. My daughter, Yes, sir. Yes. mathematics, Yes, sir. trigonometry, Yes, sir. sin theta divided by cos theta का मतलब है tangent theta। So I can write tangent theta is equal to Y divided by X. this is y divided by x। We are interested in Theta. theta, तो आप theta को यहाँ पर छोड़ दें, ये tangent इधर आ जाएगा, Inverse. Tangent this will inverse. become tangent Inverse. inverse Y divided by X. y by x। तो आप लोग देखें this is another equation। Yes, sir. इन दोनों equations का ये फायदा है, इन दोनों equations का कि अगर आपको x और y का पता है you can determine r and theta। Yes, sir. इन दोनों इक्वेशन का ये पता इंपॉर्टेंस है कि अगर आपको r और थीटा का पता है तो you can determine x and y। Yes. सही है? Yes, sir. अच्छा देखो
who will tell that what is tangent inverse? Anybody of you? Tangent inverse का क्या मतलब है? शाबाश. Tangent inverse का क्या मतलब? Tangent inverse of 1/10. Anybody else? Tangent inverse का क्या मतलब है? Davanans दर्कावे. is Tangent inverse. हाँ. Tangent inverse. Sir, cos theta divided by sin. अच्छा, cos theta by sin theta. Anybody else? Tangent inverse 1 by tangent. Anybody else? अच्छा सुनिए जरा. Tangent inverse का मतलब न 1/tangent है, ठीक है? न cos theta by sin theta है, न cotangent theta है. Tangent inverse का क्या मतलब है ये मैं बता रहा हूँ. अच्छा, इससे पहले there is another. बाज़ स्टूडेंट्स या टीचर्स इस तरह करते हैं, इस तरह. Look at ये टेंजेंट इस थीटा के साथ मल्टीप्लाइड है. सुनिएगा, तो इस साइड पे अगर आ जाए तो डिवाइड और फिर ऊपर चला जाए तो टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा. तब बस वो मजा बना रहा है, क्योंकि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट ये इस थीटा के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, ये इस थीटा पर अप्लाइड है. बिकॉज़ टेंजेंट एक ट्राइगोनोमेट्रिक ऑपरेटर है. टेंजेंट एक ट्राइगोनोमेट्रिक ऑपरेटर है. कौन सा ऑपरेटर है? अगर ये हमारे पास y है और ये है x, तो टेंजेंट थीटा का मतलब है y और x के दरमियान परपेंडिकुलर By base. और बेस के दरमियान रेशियो टू बी रिप्रेजेंट बाय टेंजेंट. अगर आप इस एंगल का टेंजेंट ले लें, ये आपको परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशियो शो करेगा. तो टेंजेंट इनवर्स का मतलब न 1/tangent है, न कोटेंजेंट है, न cos थीटा बाय sin थीटा है. टेंजेंट इनवर्स का क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ. तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, ये इस पर अप्लाइड है. देखिए, दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन. ये मल्टीप्लिकेशन होता तो इसे हम नीचे ले आते और फिर जिस तरह इधर ले ली. एक अगर आप इसका स्क्वायर करें, जब आप इसका स्क्वायर करें तो देखिए मैंने r का स्क्वायर लिया और फिर cos के ऊपर स्क्वायर लगा, थीटा के ऊपर ना, क्योंकि ये cos और थीटा आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है. इट्स नॉट मल्टीप्लिकेशन, बल्कि ये cos एक ऑपरेटर है जो थीटा पर अप्लाइड है. cos थीटा इज अ नंबर. मसलन थीटा अगर 60 है तो cos 60 is half, which is a number. This is one number, this is another parameter. तो इसी वजह से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है. r और cos थीटा मल्टीप्लाइड है, तो स्क्वायर r के ऊपर आ जाएगा और cos के ऊपर आ जाएगा, थीटा के ऊपर नहीं आता. क्योंकि अगर थीटा 30 है और आप 30 का स्क्वायर ले ले तो 900 बन जाएगा. यानी 30 डिग्री एंगल से कितना एंगल बनेगा? 9, which is stupidity. This is recklessness. Understand? So इस टेंजेंट इनवर्स का क्या मतलब है? टेंजेंट इनवर्स का मतलब है, सुने, टेंजेंट इनवर्स का मतलब है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक ऑपरेटर. इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक ऑपरेटर, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन. एक हमारे पास है टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा डायरेक्ट ट्राइगोनोमेट्रिक ऑपरेटर है और टेंजेंट इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक ऑपरेटर. अब इनवर्स का क्या मतलब है? इनवर्स का देखिए इधर देखिए, मसलन ये हमारे पास कैलकुलेटर है. दिस इज द स्क्रीन ऑफ द कैलकुलेटर. आपने देखा होगा कैलकुलेटर में इधर स्टार पे एक बटन होता है, इसके ऊपर लिखा होता है सेकंड फंक्शन. इधर लिखा होता है सेकंड फंक्शन. बस कैलकुलेटर में लिखा होता है शिफ्ट. बस कैलकुलेटर में इस बटन के ऊपर लिखा होता है इनवर्स. ठीक है, अब इसका मतलब ये है. ओके,
फॉर एग्जांपल अगर इधर लिखा है दिस इज अ बटन, इस बटन के ऊपर लिखा है टेंजेंट और इस बटन के नीचे लिखा हुआ है टेंजेंट इनवर्स। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप ये टेंजेंट दबाएं तो स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं 10, 45 दबाएं 45 आ जाता है और अगर आप इक्वल दबाएं तो इधर 1 आ जाता है, यानी 10 and 45 is 1। अगर आप 45 एंगल का टेंजेंट ले तो यू आर गेटिंग 1। क्यों 1 आता है? याद रखिए अगर ये एंगल 45 है, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। एनी ट्रायंगल आप ड्रॉ करें जिसमें अगर ये एंगल 45 है तो इसका परपेंडिकुलर और बेस आपस में बराबर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है दिस विल बी 10 सेंटीमीटर, if this is 2 centimeter this will be 2 centimeter, if this is 3 centimeter this will be 3 centimeter। तो आपके पास ये 3 centimeter by 3 centimeter 1 volt, 10 centimeter by 10 centimeter 1 volt। आपसे कोई पूछे टेंजेंट 45 1 के क्यों बराबर है? क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशियो है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो रेशियो होगा, therefore tangent 45 is 1, tangent 45 is 1। अब सुनिए जरा, अगर आप 45 के ऊपर टेंजेंट अप्लाई करें तो यू आर गेटिंग 1। आप 45 के ऊपर टेंजेंट अप्लाई करें तो बेस और परपेंडिकुलर के सॉरी परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो रेशियो है इट कम्स अप टू बी 1। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ये 1 इस टेंजेंट के किस एंगल का वैल्यू है, देखिए यहाँ पर हम वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं। If you are not interested in value, if you are interested in angle, this is something inverse, the उल्टा खबर, उल्टा। अब मसलन आपसे कोई पूछे कि ये 1 टेंजेंट के किस एंगल का वैल्यू है, तो 45 का, तो फिर I write like this है, okay। अब आप ऐसा करें कि इस कैलकुलेटर को सेकंड फंक्शन के लिए, ये सेकंड फंक्शन इसके लिए आप इसे रेडी करें या इसे शिफ्ट करें या इसे इन्वर्स करें। तो पहले ये बटन दबाओ, फिर जब आप ये टेंजेंट दबाते हैं तो इधर टेंजेंट ना इधर टेंजेंट इन्वर्स आ जाएगा। यानी इस एक बटन से हम दो काम लेते हैं, टेंजेंट का भी लेते हैं और टेंजेंट इन्वर्स का। क्योंकि अगर आप दो बटन लगा ले तो फिर बड़ा कैलकुलेटर बन जाएगा, ऐसे। तो आप पहले ये बटन दबाएं तो इधर आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स सपोज, और फिर 1 दबाएं इधर 1 आ जाएगा, फिर इक्वल दबाएं तो इधर क्या आ जाएगा 45। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स का मतलब है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। जब आप वैल्यू का एंगल कैलकुलेट करते हैं दिस इज कॉल्ड टेंजेंट इनवर्स, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप एंगल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप 45 के ऊपर टेंजेंट अप्लाई करें यू आर गेटिंग 1। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 1 इस टेंजेंट के किस एंगल का वैल्यू है तो दिस इज इनवर्स। इनवर्स का मतलब है उल्टा, उल्टा खबर है। तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड टेंजेंट इनवर्स। फॉर एग्जांपल ओके, अल्लाह ना करे इफ शी इज अ शॉपकीपर, जो बेटा बताओ दिस एग्जैक्टली, ठीक है। इफ शी इज अ शॉपकीपर और मैं आ जाता हूँ और इसे 10 रुपये देता हूँ और इसे कहता हूँ कि मुझे बबल दे दे या चॉकलेट दे दे, ये मुझे 10 रुपये का चॉकलेट दे दे, ठीक है। दिस इज वन प्रोसेस, आई एम गोइंग आउट लाइक दिस, और जब देखता हूँ ये मुझे पसंद नहीं है आई एम कमिंग बैक और इसे कहता हूँ कि ये चॉकलेट दे और मुझे अपने 10 रुपये के वो वापस, तो ये इनवर्स प्रोसेस है। तो टेंजेंट इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स हम तब अप्लाई करते हैं when we are interested in angles, और टेंजेंट या कॉस या साइन हम तब अप्लाई करते हैं when we are interested in values। अच्छा, one thing more याद रखें, the last शाबाश, are you relaxed or sleepy? Relax. Are you relaxed? Yes, sir. Sure? Yes. अच्छा, okay. Okay. Equation number 1, equation number 1, equation number 2, equation number 5 और equation number 6 को we call equations of transformations।
these are called transformation equations. These are called equation of transformation. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि इन इक्वेशंस के जरिए हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरफ आ सकते हैं और पोलर से रेक्टेंगुलर की तरफ आ सकते हैं. So these four equations are basically bridging up the two coordinate systems. ये दोनों आपस में bridge up करते हैं. यानी these equations are behaving like a bridge between the two coordinate systems. ब्रिज का काम क्या होता है? पुल का. देखिए अगर इधर दरिया है और इसके ऊपर पुल है तो पुल का काम क्या होता है कि आप इस साइड से इस साइड पे आ सकते हैं और यू कैन कम बैक हियर. पुल का काम है इस साइड से उस साइड पे या उस साइड से इस साइड पे यू कैन कम बैक. तो इन इक्वेशंस का फायदा ये है कि आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ जा सकते हैं. सो दीस फोर इक्वेशंस आर नोन एज the equations of transformation. ट्रांसफॉर्म का मतलब है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की तरफ ट्रांसफॉर्म करना, शिफ्ट करना, या पोलर को वापस रेक्टेंगुलर की तरफ ट्रांसफॉर्म करना. Therefore, these equations are called equations of transformation. लेकिन याद रखिए ये जो प्रोसेस है इसी चैप्टर में हम 3 दफा अप्लाई करेंगे फॉर वेक्टर्स. ठीक है? Yes, sir. तो एनी क्वेश्चन? No, sir. Then you